तो उत्तराखंड बोर्ड का 12th क्लास का जो आज का हिंदी का पेपर है, इसका मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि 2022 हिंदी पेपर है और यहाँ पे उसका कोड लिखा हुआ है और समय 3 घंटा है। रोल नंबर आप ऊपर लिखेंगे अपना। इसके बाद यहाँ पे पूर्णांक, सबको पता है 100 नंबर का ये पेपर होता है। तो जैसा कि इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए गए हैं कि भैया 2 खंडों में होगा पेपर, आ और बा में, और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं करने, और इनके जो अंक हैं इनके सम्मुख दिए गए हैं और क्रम के अनुसार ही अगर हो सके तो आपको अपने जो है उत्तर लिखने हैं। तो हम फटाफट से देखते हैं कि 2022 का जो पेपर हिंदी का है, बच्चों से जब पूछा गया तो ये तो बच्चों ने कहा कि बहुत ही सिंपल पेपर आया था। तो हम देखते हैं कि हाँ, सही में सिंपल आया था कि नहीं आया था। वैसे हिंदी का पेपर है तो सिंपल ही होगा। तो खंड आ में सबसे पहला क्वेश्चन जो है आप देख पा रहे होंगे कि एक गद्यांश दिया गया है और यहाँ पे आपको उसके उत्तर देने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका हमेशा 10th क्लास हो 12th क्लास हो यही रहेगा हिंदी में कि आपको गद्यांश दिया जाएगा और आपको उसमें से कोई प्रश्न देने हैं जो जो पूछा गया उनका आंसर। अब यहाँ पे गद्यांश जो है वो कोई सा भी दे सकता है। तो इस बार 2022 में आपको ये वाला गद्यांश मिला। ठीक है, जब लोग त्रस्त हों, पराजित हों, इस तरीके से यहाँ पे पूरा का पूरा ये आपको दिया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो ये है, लोगों को हमारी सहानुभूति या प्रोत्साहन की आवश्यकता कब होती है। और इसका जो है नंबर 3 नंबर का है, ये इधर साइड में लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। फटाफट से पन्ना पलटता हूँ मैं और देखता हूँ कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, सच्ची भावना का क्या प्रभाव पड़ता है। ये भी 3 नंबर का है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन भी 3 नंबर का। और टोटल ये आपके जो हैं 5 क्वेश्चन हैं और आप देखें सब 3-3 नंबर के हैं। तो क्वेश्चन कितने हो गए टोटल? 5 क्वेश्चन, एक 3 नंबर का, तो 15 नंबर का आपका ये गद्यांश आएगा। तो अब देख लो 15 नंबर अकेले खाली एक गद्यांश आपको दे जा रहा है हिंदी में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन सब में कॉमन ही रहेगा, गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक। तो केवल एक शीर्षक मतलब पता ही होगा आपको, जो आपसे जिसके बारे में वो गद्यांश बोल रहा है तो उससे रिलेटेड नाम। ठीक है, यानी कि एक तरीके से चैप्टर का नाम जैसे हम बोलते हैं, तो वही आपको लिखना पड़ेगा। 3 नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 जो आप देख रहे हैं वो है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 200 शब्दों में निबंध लिखना है। ठीक है, आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और 4 में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। ठीक है, राष्ट्र निर्माण में युवा शक्ति का योगदान, शिक्षित बेरोजगारी एक अभिशाप, उत्तराखंड में पर्यटन की संभावनाएं, विज्ञान की उपलब्धियां। तो कोई भी एक जो आपको अच्छा लगे या जिसमें से आप लिख पाओ वो आप कर देना। नंबर है 10 नंबर। ठीक है, 200 शब्द में आपको लिखना है और 10 नंबर का ये पूरा का पूरा आपका आया है। अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं ना, जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता देता हूँ। ये एक आपका पूरा टॉपिक है, इसके अंदर भी आपको सब हेडिंग बनानी है। जैसे सबसे पहले आ गया आपका प्रस्तावना, फिर आप जो है इसके ऊपर 2-3 टॉपिक की, मतलब या राष्ट्र निर्माण में युवाओं का योगदान, किस तरीके से 2-3 हेडिंग, और लास्ट में उपसंहार। तो ऐसे आप काम करना इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 पे आगे बढ़ते हैं। तो जो दिया हुआ है, संक्षिप्त में ऊपर उत्तर देने हैं, यानी कि व्याकरण से रिलेटेड। तो क्वेश्चन जब पढ़ा है तो देखने से साफ पता चल रहा है कि यार ये वही क्वेश्चन है जो बहुत बार उत्तराखंड बोर्ड में आ चुके हैं। तो कोई नई चीज़ नहीं है। आप जैसे देखें, समाचार के कौन कौन से गुण होने चाहिए अच्छे समाचार के, फीचर क्या है, जनसंचार का प्रिंट माध्यम है, टेलीविज़न निम्न में से कौन से जनसंचार का माध्यम है, समाचार पत्र में संपादक के विचार को क्या कहते हैं, संपादकीय कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल वही क्वेश्चन थे जो हर साल बोर्ड में आते हैं, तो वही क्वेश्चन इन्होंने दिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मैं दिखा देता हूँ। ये जो 3rd क्वेश्चन था वो सब 1-1 नंबर के क्वेश्चन थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आते हैं। तो समाचार पत्र लोकतंत्र का प्रहरी है अथवा मद्यपान एक सामाजिक कलंक है, इस विषय पे हमें एक आलेख लिखना है। 5 नंबर का आलेख आता है 150 शब्दों का। तो ये भी आपको कोई ना कोई वो टॉपिक देगा और आपको आलेख लिखना है इसमें। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, काव्यांश में से आपको किसी एक काव्यांश का दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। तो काव्यांश जो है वो है, पहला, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, मतलब इस वाली, इससे 6 नंबर का है ये, यानी कि 2 नंबर के 3 क्वेश्चन हैं आपके। ठीक है, तो काव्यांश है एक ये, इसमें आपको देखो यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए और आपको तीनों के आंसर देने हैं। ठीक है, अगला जो है वो आपका ये है 2nd। अब आपको जो सही लगे इसमें से किसी एक का आंसर आप देंगे और उसके 3 क्वेश्चन कर देंगे। ठीक है, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट आता है तो आप फर्स्ट के तीनों के आंसर लिख देंगे। ठीक है, का, खा का और गा का। अगर आपको 2nd आता है तो आप फर्स्ट वाला नहीं करेंगे, आप 2nd वाले करेंगे और उसके तीनों के आंसर लिखेंगे। ठीक है, करने 3 ही क्वेश्चन है, ध्यान रखना ये।
अब हम आगे बढ़ते हैं और जो आपका ये मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन। तो भैया वही कवि और कविता का नाम पूछता है हमेशा ज़्यादातर। फिर इसके बाद आपसे वह कौन सी शक्ति है जो चिड़ियों की आंखों में पंखों में चंचलता भर देती है, ठीक है। तो ये वही क्वेश्चन है, एक तरीके से देखा जाए तो वही पुराने सेम टू सेम क्वेश्चन आए हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा, वो है काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। एक तो आपका काव्यांश आया, एक दूसरा काव्यांश भी आता है आपका। ये वाला जो काव्यांश है ये आपका ज़्यादातर आता है संवाद वाले में से, ठीक है। तो यहाँ पे वही संवाद वाले में से क्वेश्चन है, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन है, तो 4 नंबर के हो गए टोटल अपने क्वेश्चन। काव्यांश का भाव सौंदर्य स्पष्ट करना है और भाषा की दृष्टि से इसका पंक्तियों के सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। तो यही 6ठा क्वेश्चन आपका रहता है, ठीक है। तो बच्चों को सबको पता है और यहाँ पे वही दिया हुआ है जो पुराना आता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो देखता हूँ कि 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, दिए गए हैं 3, कोई भी 2 प्रश्नों के। कविता के बहाने कविता के आधार पे सब घर एक कर देने के मायने का आशय स्पष्ट करो। अगला क्वेश्चन है पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नज़रिया किस रूप में रखा है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, कवितावली में उद्धत छंदों के आधार पे स्पष्ट करे कि तुलसीदास अपने युग की आर्थिक विषमताओं की अच्छी समझ थी, ठीक है, उन्हें मतलब। तो वही है आपके 4 नंबर के 2 क्वेश्चन हो गए, कोई सा भी आप 2 कर लेना इन तीनों में से। क्वेश्चन वही है बुक के आपके, कोई ज़्यादा इधर उधर से नहीं पूछा और पूछता भी नहीं है ज़्यादातर। 8वां क्वेश्चन है गद्यांश में से किसी एक के वही प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो गद्यांश जो आपका इस बार ये वाला आया है, पहला तो ये है, 2 नंबर के होंगे 3 क्वेश्चन, 6 नंबर का ये भी आपका हो जाएगा। तो पहला गद्यांश आप देख पा रहे हो, सबसे पहले यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3, और इसके बाद नेक्स्ट है आपका ये वाला दूसरा गद्यांश। तो ये आप अपने चैप्टर को देखना कौन से चैप्टर में से आया हुआ है। इसके बाद इसके भी वही 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आप देखो, आप गद्यांश पढ़ोगे बहुत आसानी से आप लिख दोगे, ये बुक के आपके गद्यांश हैं, ठीक है, बुक में जो आपका है। क्वेश्चन नंबर 9 है वही किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और आपका 3 नंबर का एक क्वेश्चन है और टोटल हो गए कितने 6 नंबर के। तो 3 क्वेश्चन है, 3 में से कोई 2 आप अपने हिसाब से लिखेंगे। जैसे भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, वह लोगों से अपना वास्तविक नाम क्यों छुपाती थी, या बाजारूपन से क्या तात्पर्य है, बाजार की सार्थकता किसमें है, नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफ़िया के मन में क्या द्वंद था। तो सेम टू सेम वही क्वेश्चन, पुराने क्वेश्चन है, कोई हार्ड पेपर अभी तक नहीं नज़र आया है देखने में कि ऐसा लगे कि कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया है जो शायद बच्चों को नहीं समझ में आ रहा हो, या बच्चों को लगे कि क्वेश्चन कहाँ से आ गया, बिल्कुल ही पढ़ा हुआ नहीं है। सिंपल चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्न में से फिर किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और टोटल आपका 4 नंबर का ही हो जाएगा। तो अपने परिवार की किन बातों को यशोधर बाबू अनुचित समझते थे, जूझ कहानी के आधार पर बताइए कि लेखक के व्यक्तित्व पर किसका प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ा, या सिंधु सभ्यता वाला। तो वही सिंपल अपनी चीज़ हो गई, ठीक है, आप आसानी से ये कर लेंगे। नेक्स्ट है 11वां क्वेश्चन, 5 नंबर का, यानी कि आपका जो वितान वाली बुक है उसमें से है। तो कोई 2 में से कोई एक करना है। सिल्वर वेडिंग कहानी के संदेश को व्यक्त कीजिए, या जूझ कहानी के शीर्षक के औचित्य पर विचार करना है। तो यहाँ तक जो आपका ये पूरी आपकी वितान और आपकी जो मेन बुक है वो है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो संस्कृत पार्ट स्टार्ट होता है। तो हम देखते हैं किन्हीं 3 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं पूरे के पूरे गद्यांश को पढ़ के संस्कृत के, और टोटल आपको 6 नंबर यहाँ पे मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका वही है, संस्कृत का कोई गद्यांश देगा आपको और आपको इसके आंसर लिखने हैं। अब क्या क्वेश्चन है फटाफट देखते हैं हम लोग। तो आगे बढ़े और देखते हैं 4 क्वेश्चन है, इनमें से 3 के देने हैं, ठीक है, 3 के आंसर देने हैं। तो आराम से आप पढ़ेंगे कर देंगे। इसके बाद जो आपका 13वां क्वेश्चन है वो आप देखें किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 में वही श्लोक है, इनको पढ़कर 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत के पूर्ण वाक्य में देने हैं, ठीक है, ये आपको बता रहा है। तो यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है श्लोक वो आप ध्यान से देखना, आपकी बुक का है, और किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं भैया, जो आपको बिल्कुल सही तरीके से आता हो आप उनका आंसर दे देना। और क्वेश्चन नंबर 14 जो है किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहले गिन लेते हैं कितने क्वेश्चन हैं। ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 में से 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यार इतनी अच्छी चॉइस मिल रही है तो कोई भी 5 आप जो आते हो वो करेंगे। 10 नंबर मिलेंगे और यहाँ पे सॉलिड नंबर मिलते हैं। संस्कृत पोर्शन को मैं हमेशा कहूँगा पक्का करके जाओ, क्योंकि आप थ्योरी में क्या लिख के आते हो वहाँ आपके हिंदी में कहीं ना कहीं नंबर कट जाते हैं, अगर आपको नहीं पता प्रेजेंट कैसे करना है बेस्ट तरीके से।
लेकिन संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप लिख दोगे ना तो यहाँ 2 पक्के हो जाएंगे बस छोटे शब्दों में। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको संस्कृत हमेशा अच्छी करके जानी ही चाहिए अपनी। फिर 15वें क्वेश्चन को देखो, तो यहाँ पे करना क्या है, शब्दों में से 4 शब्दों का संस्कृत में वाक्य प्रयोग करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिए हैं, 10 में से 4 करनी है कोई। तो इतने तो आप अपनी बुक में कहीं ना कहीं पढ़ के 4 का कर ही दोगे, और केवल 4 नंबर का है, ठीक है, मतलब 1 पे 1 नंबर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 16 जो है फटाफट से हम देखते हैं, और पेपर का एंडिंग क्वेश्चन चल रहा है। टोटल 16 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, जिसके कुछ पार्ट भी होते हैं। समास विग्रह करना है आपको, ठीक है, दोनों में से किसी एक का। देखो 1 नंबर यहाँ ही मिल रहा है। तो यार हिंदी के पेपर को देख के ये बात तो लगती है कि यार मतलब बहुत अच्छा मौका देते हैं बच्चों को पास होने का। हाँ, परसेंटेज भी गिरती है कहीं ना कहीं, क्योंकि राइटिंग वाइटिंग में भी नंबर कट जाते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है इसी का खा, विभक्ति निर्देशन कुरुत, विभक्ति बताइए कौन सी है। फिर आपको कवि या बालिका में चतुर्थी विभक्ति का एकवचन रूप लिखना है, ठीक है। लकार पुरुष च लिखत, यानी कि लकार और पुरुष लिखना है, इन दोनों में से किसी एक का। फिर संधि करनी है दोनों की। अगर आपको ये सब नहीं आता तो आप लास्ट में, जो कि एक मेन क्वेश्चन रहता ही है हमेशा, कोई एक श्लोक लिखो, ठीक है, जो इस प्रश्न में ना आया हो। ध्यान रखना बच्चे क्या करते हैं कभी कभी, अब ये वाला श्लोक ही मान लो आया हुआ है, ठीक है, तो जिन्हें नहीं आता वो इसी वही छाप देंगे, तो नहीं मिलेंगे नंबर आपको, ठीक है। साफ बोला गया है कि वो श्लोक लिखो जो इसमें नहीं आया है, और उसका हिंदी में अनुवाद भी करो। तो 3 + 3 कितने हो जाएंगे, 6। तो टोटल आपको 6 नंबर यहाँ मिलेंगे। या फिर अगर आप देखो तो अगर आप ऊपर वाला करते हो तो सब में 1-1 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो पूरा ये आपका हिंदी का पेपर जो मैंने देखा 2022 का, ठीक है, इसकी जो है आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप पूरा डाउनलोड कर लेना, जो बच्चे नेक्स्ट ईयर देंगे पेपर, ठीक है। और जो बच्चे अभी पेपर ये दे के आए हैं तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि यार हिंदी का पेपर देख के ना आप लोग ये समझ लो कि अगर हुआ तो आपके आने वाले पेपर भी लगभग पुराने क्वेश्चन से रिलेटेड ही होंगे, यानी कि पुरानी ही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। कोई हार्ड नहीं है पेपर, सिंपल पेपर है, लेकिन आपको पुराने पेपर ढंग से पढ़ के जाने हैं। अगर मैं बात करूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की और अदर सब्जेक्ट की, तो हाँ एक क्वेश्चन पेपर और देखने से पता चलेगा क्या होता है, लेकिन ओवरऑल एक अच्छा पेपर था, सिंपल पेपर था। कोविड के बाद जो आपका ये पहला पेपर हुआ है, तो बेस्ट ऑफ लक, ऐसे ही आगे के पेपर की तैयारी करते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।